हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर पांडे दोबारा से इतिहास विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज के कुछ प्रश्न हैं 10। शुरुआत करते हैं। उम्मीद करूंगा जिनको भी बताओ आंसर टाइप करते चले जाए। सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियों में पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियों में सर्वाधिक किस पशु की मूर्ति प्राप्त हुई है? मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जाती थीं, उन मिट्टी की मूर्तियों में सर्वाधिक किस पशु की मूर्ति देखने को मिलती है? उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, योगी वाली मोहर कहां से प्राप्त हुई है? योगी वाली मोहर कहां से प्राप्त हुई है? तीसरा प्रश्न, चित्रकला का सर्वाधिक साक्ष्य किस वस्तु या कहां से मिला हुआ है? चित्रकला का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है अधिकांशतः? वृषभ, बिल्कुल सही। स्वाति बच्चे, कीर्ति जी, ऋत्विक जी, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। योगी वाली मोहर कहां से प्राप्त हुई है? अधिकांश लोगों ने लिखा मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही है। चित्रकला का सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिला हुआ है या किस वस्तु से मिला हुआ है? तीसरा प्रश्न है। चौथा देखते हैं, सैंधव लिपि किस प्रकार की लिपि थी? सैंधव लिपि किस प्रकार की लिपि थी? इसका नाम क्या था? मैंने नाम भी बताया हुआ है और किस प्रकार की लिपि थी यह भी बताया हुआ है। लिपि के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? किसी वस्तु से मिला हुआ है कि मूर्ति से मिला हुआ है कि मोहर से मिला हुआ है? यह आपको बताना है कि लिपि के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, सभ्यता में किन मानव प्रजाति के लोग रहते थे? हड़प्पा सभ्यता में किन मानव प्रजाति के लोग रहते थे? उसके साथ साथ प्रश्न और भी है कि सर्वाधिक किस मानव प्रजाति का साक्ष्य मिला हुआ है? मानव प्रजाति के लोग रहते थे कौन कौन से, और सर्वाधिक कौन से मानव प्रजाति देखने को मिलता है? अगला प्रश्न बड़ा ही रोचक प्रश्न है। सातवां, सभ्यता के किस स्थल से मंदिर का साक्ष्य मिला हुआ है? सभ्यता के किस स्थल से मंदिर का साक्ष्य मिला हुआ है? बहुत सही, सारे लोग सही चल रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने बेटे ये क्या लिख दिया है, भूमध्य सागर? नहीं मिला है, बिल्कुल सही। पहला उत्तर है विवेक जी की ओर से, नहीं मिला हुआ है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आठवां प्रश्न, महास्नानागार का प्रयोग नहाने के लिए होता था या किस कार्य के लिए होता था? यह पूछा गया है आठवां प्रश्न में। महास्नानागार का प्रयोग किस कार्य के लिए लोग करते थे? अगला प्रश्न 9, सभ्यता की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी या कहां रहती थी? आपको यह बताना है कहां रहती थी। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश आबादी शहरी थी कि ग्रामीण थी, वो आपको बताना है अगले प्रश्न में। 10वां और लास्ट, सिंडन। सिंडन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और किन के द्वारा यह शब्द प्रयोग किया गया? हड़प्पा सभ्यता में प्रश्न बनता है 10वां आज का, सिंडन किसे कहा गया है और किन के द्वारा कहा गया है? यह कुल 10 प्रश्न है आज के लिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगता होगा इस प्रकार के प्रश्न उत्तर की सीरीज करने में। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो, क्लास पढ़ाने के साथ साथ रोज 10 प्रश्नों की सीरीज हो रही है। संभवतः परसों की डेट में तकरीबन 100 प्रश्न मैं आपके सामने लाइव होगा लेकर के, और उनमें से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको संभवतः पता होंगे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं पता होंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन प्रश्नों को चाहे लिख करके चाहे 2-3 बार वीडियो देख करके उनको याद कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग काम क्या कर रहे हैं? काम ये कर रहे हैं कि जैसे कि शुरू में बताया था कि हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे,
चैप्टर संबंधित जो भी आज क्लास हुई है उससे संबंधित 10 प्रश्न अगले दिन हम लोग करते चले जाएंगे। ऐसे आपका एक तैयारी होगा, रिवीजन होगा, और दो चैप्टर्स को साथ में लेकर के तकरीबन 100 प्रश्न अलग से हम लोग लाइव करते चले जाएंगे और ठोस तैयारी होगी। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, कई बार रिवीजन होता चला जाए। और ये तो हो गई दो चैप्टर्स को लेकर के। जब पूरा एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा तो एक और वीडियो बनेगा और वो तकरीबन 200-250 प्रश्नों का होगा, अगर कहीं गलती से कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण छूट रहा है तब के लिए, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग लास्ट करेंगे अपने सिलेबस का इतिहास विषय का, तो पूरे प्राचीन का एक अलग से वीडियो, मेडिवल का एक वीडियो, मॉडर्न का एक वीडियो, यही हमारे तरीके के पढ़ाई के तरीके हैं। बिल्कुल निश्चिंत बने रहना है, प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जितना और लोग बनाएंगे इतिहास में, जो भी अन्यत्र रहने वाले, अन्यत्र पढ़ाई करने वाले लोग, उनसे 2 प्रश्न कम से कम आप ज्यादा बनाएंगे। मतलब यह है कि लगभग सारा का सारा ही प्रश्न बनेगा। गलती से अगर एक आध प्रश्न उटपटांग से पूछ लिए गए, वही समस्या होगी और समस्या नहीं होगी। शुरू करते हैं। तो जो संभवतः परसों जो आपका एक लाइव क्लास होगा 2 चैप्टर्स को लेकर के, उसमें मैंने जैसे पाषाण काल नहीं पढ़ाया हुआ है। चैप्टर बड़ा ही लंबा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, चैप्टर बड़ा ही लंबा है, पढ़ने में 4-5 दिन लग जाएगा। और वहां से मुश्किल से जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न देखा जाए तो 15 से 20 प्रश्न बनते हैं, और उस 15 से 20 प्रश्न के लिए हमें समझते समझते 4-5 दिन, 1 हफ्ता लग जाएगा पाषाण काल पढ़ने में। तो मैंने पाषाण काल आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, और प्रश्नों के माध्यम से ही वो आपकी मैं तैयारी कराऊंगा, और वहां से ही प्रश्न आपके मिल जाएंगे, मेरे ऊपर इतना विश्वास रखना। तो जो परसों होगा उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एक टॉपिक होगा, पाषाण से संबंधित दूसरा टॉपिक होगा, और शायद सैंधव सभ्यता के भी प्रश्न वहां पे देखने को मिलेंगे। ये कुल 3 टॉपिक से संबंधित तकरीबन 100-125 प्रश्न वहां पे उपलब्ध होंगे आपके लिए। सीधे सीधे आप उनका रिवीजन करेंगे, और अगर कुछ प्रश्न अतिरिक्त देखने को मिल रहा है जो कि आपकी तैयारी के अतिरिक्त है, उनको चाहे अपने नोट्स में नोट कर लें, या फिर 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो भी दिमाग में बात वो बन जाएगी। बहुत ज्यादा नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि सर नोट्स बनाते जाए, अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी बना रहे हैं तो आपके पास जो नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भेजा गया है ना भाई, वो सारा कुछ मेरा ही है, और वही सारी चीजें मैं यहां भी आपको बता रहा हूं। उसके अलावा ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, और वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है। अब जब आपकी समझ बन जाए तो कुछ अलग से प्रश्नों को वहां पे जगह जगह जोड़ते चले जाना है, बस यही आपकी तैयारी होगी। शुरू करते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता में हम कल कुछ व्यवधान आ गया था, और उसमें हम जो मुद्दा देख रहे थे वो था अर्थव्यवस्था से संबंधित, इस समय काल की अर्थव्यवस्था से संबंधित। अर्थव्यवस्था में जो हमारा पहला मुद्दा था वो था कृषि का। कृषि से संबंधित बात हम देख रहे थे। कृषि में मैंने आपको बताया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता भले ही शहरी सभ्यता थी, भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अधिकांश आबादी शहरों में रहती है, बल्कि अधिकांश आबादी गांवों में ही रहती थी। यह पक्की बात है। लगभग 1500 स्थल अभी तक ज्ञात हुए हैं। उन 1500 में से 10, 15, 20, 25 की संख्या में, मतलब बहुत ही कम, शहरीकरण की स्थिति तक डेवलप होते होते पहुंच पाए थे। दूसरी बात कि ये लोग किस प्रकार की कृषि किया करते थे, तो रबी की फसल उपजाते थे जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती थी और अप्रैल के महीने में काट ली जाती थी। कौन कौन फसल होती थी? गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, सरसों वगैरह, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। ध्यान रखेंगे कृषि के संदर्भ में कि हड़प्पा वासियों को एक महत्वपूर्ण फसल इसकी जानकारी नहीं थी। बस एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनेगा ये, किस एक फसल की जानकारी जो महत्वपूर्ण फसल है। ऐसे तो फसल बहुत सारे हैं, ठीक है। गन्ना हो गया, रागी, RAGI, रागी। रागी क्या होता है? मैं बचपन से देखा नहीं हूं तो मैं बता नहीं पाऊंगा रागी क्या होता है। नहीं तो गन्ना और रागी ये 2 फसलें थी जिनकी जानकारी हड़प्पा वासियों को नहीं थी, और परीक्षा में यही गन्ना पूछा गया है पहले। जब भी आगे बढ़ते हैं,
कृषि के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि यूनानियों ने इनको सिंडन कहा था क्योंकि ये प्रथम कपास उत्पादक थे उस समय काल की बात। दूसरी बात, ये लोग बाढ़ के पानी का प्रयोग करते थे, बांध बनाना जानते थे, लेकिन नहर व्यवस्था से यह परिचित नहीं थे। ये लोग कृषि कार्य में वृषभ का प्रयोग किया करते थे, कृषि कार्य में वृषभ का प्रयोग किया करते थे। आगे बढ़ते, कृषि के बाद जो अगला मुद्दा हमारा था वो था धातु उद्योग, धातु संबंधित। हड़प्पावासी सोना, चांदी, तांबा, लोहा छोड़ करके, अतिरिक्त लोहा छोड़ करके कुछ भी, सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा, कांसा, ये सारी धातुओं का प्रयोग किया करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि पहली बार कांसा का प्रयोग किया गया था यहां पे, लेकिन कांसा सर्वाधिक प्रयोग होने वाला धातु नहीं था, बल्कि तांबा था सर्वाधिक प्रयोग या उपयोग होने वाला धातु। कांसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ टिन मिलाना पड़ता था और टिन को अफगानिस्तान से आयात करना पड़ता था, मुश्किल काम होता था। इस वजह से कांसा सबसे ज्यादा नहीं बल्कि तांबा ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब चूंकि धातुओं की गलाई ढलाई प्रविधि से परिचित थे, इसका मतलब है तकनीकी ज्ञान था इनको, तकनीक का ज्ञान था इनको। और धातु की बात किया जाए तो कांसे की बनी हुई एक नर्तकी मिली हुई है, आपको पहले भी पता है। सबसे महत्वपूर्ण वो तथ्य है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद अगला मुद्दा था हमारा माप तौल से संबंधित। हम लोग यहीं चल रहे थे, माप तौल। कल यहीं पे क्लास रुक गई थी अपनी। माप तौल में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी घरों से बाट बटखरे प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के लगभग सभी घरों से बाट बटखरे प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब कि न सिर्फ व्यापारी लोग बाह्य व्यापार में संलग्न थे, सभी घरों से मिलने का मतलब यह है कि आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापारिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। एक स्थल दूसरे स्थल से, दूसरा तीसरे स्थल से, पहले स्थल से आपस में ये लोग व्यापार किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो माप तौल के जो बाट बटखरे होते थे, वो बाट बटखरे किस पत्थर के बने होते थे? तो चर्ट पत्थर के बने होते थे, चर्ट पत्थर के बने होते थे। और सबसे ज्यादा किस आकार के देखने को मिले हैं? तो घन आकार के, घनाकार रूप में देखने को मिले हैं। आज जैसे बाट बटखरे हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो 10 के गुणक में होता है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ये 10 के गुणक में होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट बटखरे थे वो 16 के गुणक में होते थे। 16 के गुणक में होते थे। 16, 32, 64, इस अनुपात में माप तौल की प्रणाली वहां पे प्रचलित थी, 16 के गुणक में। यहां जाकर के बात कंप्लीट होती थी। और इसके बाद जो अगला हमारा मुद्दा है वो है व्यापार से संबंधित। अब इत्मीनान से आप ध्यान देकर के देखें, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के विकास का, अत्यधिक विकास का, शहरीकरण की स्थिति तक पहुंचने का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था उनका व्यापार। चाहे वो देशी क्षेत्रों में आपस में होता हो, चाहे वैदेशिक संबंधों के माध्यम से देखना हो। हड़प्पा सभ्यता की संपन्नता का सबसे बड़ा जो कारण था वो था उसका व्यापार। संपन्नता का सबसे बड़ा कारण व्यापार। अब इनका व्यापार दो प्रकार से देखने को मिल रहा है, एक देशी व्यापार और एक विदेशी व्यापार। अब प्रश्न बनता है कि विदेशी व्यापार में किन किन देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता का ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिल रहा है। तो फॉरेन ट्रेड की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से देश थे जिनके साथ विदेशी व्यापार होता था? तो मेसोपोटामिया, सीरिया, ओमान, बहरीन, सारे देश के नाम हैं उस समय जो उपलब्ध थे। बहरीन, इसके अलावा फारस, अफगानिस्तान, इन सारे देशों के साथ मिस्र, इन सारे देशों के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापारिक कार्य देखने को मिलता है।
प्रश्न बनता है कि इन देशों में सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ होता था? तो मेसोपोटामिया के साथ इनका सर्वाधिक व्यापार देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया के साथ इनके सर्वाधिक व्यापार देखने को मिलता है और मिस्र के साथ सबसे कम, जबकि मेसोपोटामिया के साथ सर्वाधिक व्यापार देखने को मिलता है। फिर एक प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया के साथ जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, तो यह व्यापार डायरेक्ट नहीं होता था। यह व्यापार डायरेक्ट नहीं होता था, बल्कि दो बीच में मीडिएटर देश की भूमिका में देखने को मिलते हैं, और वो थे ओमान और बहरीन। ये दोनों के दोनों मध्यस्थ की भूमिका में थे। हड़प्पा सभ्यता का, सैंधव सभ्यता का जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, उसमें दो देश मध्यस्थ की भूमिका में थे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से वस्तु पहुंची बहरीन या ओमान पहले, फिर वहां से मेसोपोटामिया को आगे बढ़ जाती थी। ऐसा नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता से बंदरगाहों के माध्यम से कोई वस्तु आगे बढ़ती है और सीधे मेसोपोटामिया पहुंच जाती थी, ऐसा नहीं था, बल्कि दो पड़ाव देखने को मिलते थे। मध्यस्थ की भूमिका में ओमान और बहरीन थे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न बनता है, ये जो विदेशी व्यापार होता था, उसमें दैनिक उपभोग वाली वस्तुओं का व्यापार होता था, जो दैनिक रूटीन में हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते उनका व्यापार होता था, या ऐसी वस्तुओं का व्यापार होता था जो कि हड़प्पा सभ्यता वाले क्षेत्र में नहीं पाई जाती थी, या महंगी और भौतिकवादी या विलासी वस्तुएं होती थी। तो ध्यान में रखेंगे कि दैनिक वस्तुओं का व्यापार नहीं होता था, बल्कि महंगी एंड विलासी वस्तुओं का व्यापार देखने को मिलता है। इसके साथ हड़प्पा क्षेत्र में जो कुछ वस्तुएं नहीं मिलती थी, जिनका ये लोग उपयोग करते थे, उन वस्तुओं का व्यापार भी देखने को मिलता है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं नहीं मिली हुई हैं। फिर अगली बात, हड़प्पा सभ्यता का जो विदेशों के साथ व्यापार होता था, तो ये जो व्यापार था, इसमें मुद्रा चलती थी या नहीं चलती थी? तो चूंकि मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, मुद्रा के रूप में ही मोहर का भी प्रयोग किया गया है। मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला है, मोहर के रूप में ही मुद्रा समझी जा सकती है। हालांकि मुद्रा के साथ साथ मोहर को, जो मोहर मिले हुए हैं, अपने वस्तुओं की पहचान के रूप में भी मोहरों का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा वासियों के द्वारा। तो मोहरों का जो प्रयोग होता था, दो तीन आधारों पे होता था। एक अपनी वस्तुओं की पहचान के लिए, और दूसरा कभी कभी मुद्रा के रूप में भी। यह अनुमान अभी तक लगाया गया है। अगर परीक्षा में आपको कोई एक मुद्दा निकालना हो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो निश्चित रूप से मोहर का उपयोग वो लोग किया करते थे अपनी वस्तुओं की विदेश व्यापार में, अपनी वस्तुओं की पहचान के लिए। आगे बढ़ते हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार नहीं होता था। अब प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कि विदेशों के साथ व्यापार होता था, तो कुछ न कुछ साक्ष्य भी रहे होंगे। तो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो एक मुद्दा निकल करके आता है कि मेसोपोटामिया से एक साक्ष्य मिलता है, जिससे पता चलता है व्यापार होता था। साक्ष्य क्या है? मेसोपोटामिया के साहित्यिक स्रोतों में मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन सा? मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। और मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है हड़प्पा सभ्यता के लिए या सैंधव सभ्यता के लिए। सैंधव सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के साहित्यिक स्रोतों में मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। अगली बात, ये जो व्यापार थे, व्यापार संतुलन महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापार संतुलन
किसी दो देश के बीच में व्यापार हो रहा है तो व्यापार संतुलन दो प्रकार से देखा जाता है, एक तो मुद्रा के रूप में या वस्तुओं की क्वांटिटी के रूप में। मुद्रा की अगर बात किया जाए तो 10 रुपए का सामान हमने चीन भेजा, 10 रुपए का सामान हमने चीन भेजा, चीन ने हमें 15 रुपए का सामान भेजा, तो 15 रुपए तो चीन के पास हमें देना पड़ रहा है ना, और हमें तो 10 ही रुपए आ रहा है चीन के पास से, तो निश्चित रूप से 5 रुपए का व्यापार में फायदा चीन को हो रहा है। तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में हुआ? चीन के पक्ष में हुआ। वैसे ही अगर हड़प्पा सभ्यता के व्यापार संतुलन की बात किया जाए तो सैंधव सभ्यता के पक्ष में था, सैंधव सभ्यता के पक्ष में यह व्यापार संतुलन देखने को मिलता है। अगली बात, हड़प्पा सभ्यता में ये जो व्यापार होते थे, चाहे वो देसी व्यापार हो चाहे विदेशी व्यापार हो, अगर देसी व्यापार की बात किया जाए तो देसी व्यापार में ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। देसी व्यापार मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना आपस में ही। और विदेशी व्यापार की अगर बात किया जाए तो विदेशी व्यापार में ये लोग नाव का प्रयोग किया करते थे, नाव का प्रयोग किया करते थे परिवहन के साधन के रूप में। विदेशी व्यापार में नाव का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब कि स्थल की तुलना में जल मार्ग से व्यापार इनका ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग से इनका व्यापार ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब नाव से संबंधित साक्ष्य भी मिला हुआ है। एक जगह है लोथल, नाम सुना होगा आपने। लोथल से मिट्टी का बना हुआ, लोथल से मिट्टी का बना हुआ एक नाव मिला है। लोथल से मिट्टी का बना हुआ एक नाव मिला हुआ है, और नाव में ये जो पताका एक लहरती रहती है हवा के विपरीत, चाहे इधर जा रही हो चाहे इधर जा रही हो, एक जो पाल लगाते हैं, पतवार लगाते हैं कपड़े का, ताकि हवा के वेग से गति बढ़ जाए नाव की, तो वो जगह भी बना हुआ है यहां पे लगाने का। नाव मिला हुआ है और नाव में पतवार लगाने के लिए जो जगह है वो भी बना हुआ है। उस मिट्टी के बने हुए नाव में साक्ष्य कहां से मिलता है हुआ है? लोथल से मिला हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत बार प्रश्न ये पूछा हुआ है। मोहनजोदड़ो से भी नाव से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन यह परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बंदरगाह शहर था। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक व्यापार में बैलगाड़ी का प्रयोग, बाह्य व्यापार में नाव का प्रयोग, साक्ष्य मिला हुआ है महत्वपूर्ण लोथल से। आगे अगली बात, अब साक्ष्य की बात हो रही है विदेशी व्यापार की, तो विदेशों की कुछ मुद्राएं या मोहर भारत में मिली हुई हैं और यहां के मोहर विदेशों में भी मिले हुए हैं। जैसे मेसोपोटामिया, ओमान प्लस बहरीन, इन देशों की मोहर हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मिली हुई है। मेसोपोटामिया, बहरीन, ओमान देशों की मोहरें हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मिली हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में भी कोई एक स्थल पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। दूसरी बात, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किन किन देशों में बाहर मिली हुई हैं, तो अगली बात निकल करके आती है। मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन से संबंधित मोहर हड़प्पा सभ्यता के देशों, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों विशेषकर मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। एक प्रश्न और निकल करके आता है कि मेसोपोटामिया के जो मोहर होते थे वो किस आकार के होते थे? तो ध्यान में रखना है, मेसोपोटामिया के जो मोहर होते थे वो बेलन आकार के होते थे, बेलनाकार होते थे, बेलन के आकार के होते थे। और ये जो
मोहर मिले हुए हैं वो विशेषकर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा फारस देश का एक मोहर, फारस देश का बना हुआ एक मोहर लोथल से भी प्राप्त हुआ है। कहां से? लोथल से भी प्राप्त हुआ है। यह कुछ ऐसे साक्ष्य रहे हैं जिनसे आपस में वैदेशिक व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब वो व्यापार हो रहा है तो व्यापार में बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका है। बंदरगाह महत्वपूर्ण मुद्दा है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह शहर थे? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से बंदरगाह शहर या स्थल थे? तो कुछ बंदरगाह जो प्रमुख हैं उनके नाम आप ध्यान में रख लें। जैसे एक था लोथल, एक था सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये सारे जो भी हम नाम लिख रहे हैं वो बंदरगाह स्थल थे। बाह्य व्यापार में बंदरगाह स्थलों की प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। लोथल, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, सुतका कोह, डाबरकोट, डाबरकोट, एक जगह है बालाकोट, एक है प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, एक है भगत राव, भगत राव, एक है रंगपुर। ये कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह स्थल थे जिनका सर्वाधिक साक्ष्य किस संदर्भ में? विदेश व्यापार के संदर्भ में देखने को मिलता है। एक और प्रश्न यहां पे बनता है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि लोथल किस प्रकार का बंदरगाह था? तो लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था। कई बार पूछा हुआ है प्रश्न ये। लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब आपने नाम सुना होगा ज्वार और भाटा का। ज्वार के साथ, ज्वार का मतलब होता है तट पे आती हुई लहर, और भाटा का मतलब होता है तट से वापस सागर में जाती हुई लहर। नाव ज्वारीय बंदरगाह का मतलब जो तट पे लहर आ रही है, लहर का साथ लेते हुए, लहर के माध्यम से ही तट तक नाव का आ जाना, यह होता है ज्वारीय बंदरगाह का एग्जाम्पल। और इस प्रकार के ज्वारीय बंदरगाह के एग्जाम्पल किस प्रकार के सागर में? जो उथले हुए होते हैं, उथले सागर होते हैं, वहां पे देखने को मिलता है। बंदरगाह के बाद एक और मुद्दा निकल करके आता है कि जो भी व्यापारिक वस्तुएं, व्यापारिक कुछ प्रमुख वस्तुएं थी, वो कहां कहां से आयात निर्यात की जाती थी, खासतौर से आयात निर्यात। तो ध्यान में रखें, जैसे सोना की बात हो गई, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थान था जहां पे इतने बड़े क्षेत्र में लगभग 13 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, वहां कोई सोने का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, अर्थात सोने की खदान वगैरह नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हड़प्पा वासी स्वर्ण धातु का प्रयोग करते थे। अब यहां पे सोना आया कहां से? तो ध्यान में रखेंगे, व्यापार के माध्यम से ही आया होगा। और सोना कहां से ये लोग मंगाते थे? तो सोना को ये लोग कर्नाटक से आयात किया करते थे। कर्नाटक से, कहां से? कर्नाटक में भी कोलार क्षेत्र से ही, कोलार क्षेत्र से ही आयात हड़प्पा सभ्यता में सोना होता था। पहली बात। दूसरी बात, ये लोग चांदी कहां से प्राप्त करते थे? तो चांदी ये लोग राजस्थान से ही प्राप्त किया करते थे। और आज भी राजस्थान का ज्वार क्षेत्र चांदी के लिए फेमस है। राजस्थान के ज्वार क्षेत्र से हड़प्पा वासियों को चांदी की उपलब्धता हो पाती थी। ये लोग तांबा कहां से प्राप्त किया करते थे? तो राजस्थान में ही जगह है जहां से आज भी तांबा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है भारत में। खेतड़ी, या इसको खेतरी कह लें, खेतरी, यहां से उपलब्ध होती थी। अब हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के पत्थर भी देखने को मिले हुए हैं।
हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के पत्थर का प्रयोग भी देखने को मिला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो विभिन्न प्रकार के पत्थर देखने को मिले हैं, कहां से? तो विभिन्न प्रकार के पत्थर राजस्थान से ही आयात होते थे। टिन की बात किया जाए तो टिन अफगानिस्तान क्षेत्र से आयात होता था। यह हो गया कुछ आयात निर्यात से संबंधित प्रमुख वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित बात कंप्लीट होने के बाद अंतिम जो यहां पे एक मुद्दा बनता है, वो बनता है पतन से संबंधित। 2-3 मुद्दे अभी और बाकी रह गए हैं इस चैप्टर में। एक पतन से संबंधित, एक हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहां से खुदाई में क्या क्या साक्ष्य मिला हुआ है, और किस नदी के किनारे कौन सा प्रमुख स्थल देखने को मिलता है। बारी बारी से देखते हैं। पहले पतन देख लेते हैं। तो हमने देखा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांट करके समझा जा सकता है। प्राक हड़प्पा 3500 से 2500 के आसपास का समय काल, विकसित हड़प्पा चरण 2500 से 1900 ईसा पूर्व का समय काल, और पतन का काल 1900 से 1750 का काल। तो तीसरा चरण है हमारा पतन का काल। पतन का काल यह है 1900 से 1750 ईसा पूर्व का समय काल। 2 मुद्दे भी छूटे हुए हैं। किस प्रमुख नदी के किनारे कौन सा प्रमुख स्थल था, अभी हम इस पर भी डिस्कस करते हैं। और प्रमुख स्थल कौन से थे और वहां से क्या अवशेष या साक्ष्य मिले हुए खुदाई के दौरान। पतन का काल देखते हैं। ध्यान रखें कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ है। अंत शब्द का प्रयोग बिल्कुल गलत है। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। पतन और अंत में अंतर होता है। पतन का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं, हड़प्पा सभ्यता की जो भी कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं उस समय काल की, उनमें ह्रास दिखाई पड़ता है, उसमें कमी दिखाई पड़ती है, और इसी कमी को हड़प्पा सभ्यता के पतन के रूप में समझा जाता है या हड़प्पा सभ्यता के अंत के रूप में समझा जाता है। पतन शब्द का प्रयोग तो ठीक है, कुछ कमी आ गई, गिरावट आ गई उन चीजों में। अंत नहीं ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आज तक देखने को मिलती हैं। मातृ देवी की पूजा गांव में आज भी होती है, शिव का साक्ष्य आज भी होता है, पशु पक्षी वृक्ष की पूजा आज भी लोग किया करते हैं। ऐसे अनेकों साक्ष्य हैं। अब पतन पे आते हैं। पतन का काल 1900 से 1750। हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित चरण में 1900 ईसा पूर्व तक रहने के बाद अचानक से ऐसा साक्ष्य मिलना शुरू हुआ, जैसे लगा कि अगले 100-150 वर्षों में ही जो कुछ खास बातें थी वो अब देखने को नहीं मिल रही हैं। क्या क्या? जैसे उन्नत नगर नियोजन, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं, स्वच्छता संबंधी बातें, लिपि का साक्ष्य, मोहरों का, बर्तनों पे चित्रकारी, इस प्रकार की कुछ अच्छी बातें थी, कुछ खास विशेषताएं थी जिनमें अब बहुत सारा गिरावट देखने को मिल रहा है। वो अपनी एक रूपता में नहीं देखने को मिल रही हैं खास बातें। ईंटों की एक रूपता, इस प्रकार की अच्छी बातें अब खत्म सी दिखाई पड़ रही हैं, पतन की स्थिति में दिखाई पड़ रही हैं। तो इसी को पतन के संदर्भ में समझा गया है। अब बात यह है कि यह सभ्यता लगभग इतनी बड़ी है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, पतन हुआ, तो इसके कारण क्या रहे? कारण, अब कोई एक कारण तो हो नहीं सकता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। कोई एक कारण अगर कहा जाए कि बाढ़ आ गया तो पूरी पूरी हड़प्पा सभ्यता ही खत्म हो गई। कुछ लोगों ने इतिहासकार, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में बहुत सारे रिसर्च किए। वो जो रिसर्च किए, कुछ लोगों ने किन्हीं स्थलों का रिसर्च किया, कुछ लोगों ने किसी अन्य स्थलों का रिसर्च किया। ऐसे करते हुए बहुत सारे लोगों ने जो अपने अपने रिसर्च किए, उससे अलग अलग बातें देखने को सामने आती हैं। इससे यह हुआ कि निष्कर्ष क्या निकला कि इतनी बड़ी जो सभ्यता थी क्षेत्रफल वाली, उसके पतन में कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, बल्कि
इन वर्षों के दौरान अलग अलग जगहों पे पतन के अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में साक्ष्य का मिला खुदाई के दौरान कि यहां पे 3 बार बाढ़ आई होगी। लोथल में भी बाढ़ का साक्ष्य मिलता है। चंद्रोदड़ों में साक्ष्य मिलता है कि यहां पे जो भी पतन संबंधी अंत संबंधी बातें हो रही हैं वो भूकंप के संभवतः कारणों से हुआ। कहने का मतलब 8-10 मुद्दे बनकर के आ जाते हैं पतन के संदर्भ में। 8-10 मुद्दे पतन के कारण के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न क्या बनता है पतन को लेकर के? पहला तो यह पतन का काल क्या है, एक बात। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक ही कारण की भूमिका थी या बहुत सारे अलग अलग कारण अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं? तो पतन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों की भूमिका थी, दूसरी बात। तीसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के पतन में किन किन कारणों को किन किन इतिहासकारों या पुरातत्वविदों ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है? या तीसरा मुद्दा, या कुल 3 मुद्दे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू आज तक पतन से संबंधित पूछे हुए हैं। तो देखते हैं। पहला तो यह है, आपको ध्यान में रखना है, पतन का काल यह है। हड़प्पा सभ्यता के पतन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण थे। अब कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रमुख इतिहासकार या पुरातत्वविद है वो देखते हैं। पतन के कारण कुछ एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों का पतन बाढ़ आने से हुआ था, फ्लड आने से। कुछ स्थलों का पतन या अंत बाढ़ के आने से हुआ था। जैसे एक प्रमुख व्यक्ति हैं मार्शल, जॉन मार्शल साहब। इन्होंने कुछ स्थलों से साक्ष्य निकाला कि विशेषकर मोहनजोदड़ो की अगर बात किया जाए तो मार्शल साहब ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल, जिनमें एक मोहनजोदड़ो भी था, बाढ़ आने से यहां के लोग समय के साथ बाढ़ से बचने के लिए अन्यत्र कहीं माइग्रेट हो गए थे, प्रवासी के रूप में चले गए थे, स्थानांतरित हो गए थे। इसके अलावा एक और विद्वान है मैके साहब। मैके साहब ने भी यही बात बताई है अपने रिसर्च में। इसके साथ साथ एक विद्वान है एस.आर. राव। एस.आर. राव ने भी बाढ़ को ही हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका बताया हुआ है। आप सीधे सीधे पतन के कारण और संबंधित पुरातत्वविद या इतिहासकारों के नाम आपको याद करना है। आपको जो नोट्स मिला हुआ है उसमें सारी बातें यहां पे दी हुई हैं। दूसरा कारण कुछ लोगों ने बताया हुआ है, गिराया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो स्थल थे वो किसी न किसी नदी या नदी घाटी के किनारे थे। अब नदी के आसपास होने की वजह से ही कृषि कार्यों को उनके वृद्धि देखने को मिलती है। उपजाऊ क्षेत्र मिल जाता था, उसकी वजह से कृषि होती थी। अब नदी मार्ग में परिवर्तन होने से कई बार उनको वो क्षेत्र छोड़ करके अन्यत्र कहीं और बसना पड़ता था। तो हड़प्पा सभ्यता में पतन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है नदी मार्ग में परिवर्तन। नदी मार्ग में परिवर्तन को मुख्य रूप से एक विद्वान है एम.एस. वत्स, माधो स्वरूप वत्स, एम.एस. वत्स एक विद्वान है। और इसके साथ साथ एक और विद्वान है जॉर्ज डेल्स। ये 2 विद्वान हैं जो यह बताते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल नदी मार्ग में परिवर्तन होने से हुए थे। तीसरा, विवर्तनिक उत्पात या भूकंप आदि। भूकंप आने से या उथल पुथल पृथ्वी के संगठन में हो जाने से कुछ स्थलों का पतन हुआ। और इस प्रकार की जो बात करने वाले विद्वान हैं वो है आर.एल. राइक्स, अमेरिकी विद्वान, बहुत ही प्रमुख नाम है इनका, जिन्होंने बताया कि भूकंप आदि कारणों से कुछ स्थलों का पतन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे एक टॉपिक निकल के आता है वर्धित शुष्कता।
मतलब वर्धित का मतलब बढ़ा हुआ, इंक्रीज हुआ। शुष्क का मतलब सूखा। सूखा बढ़ने की वजह से कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ गया, उसकी वजह से यहां के लोग इन क्षेत्रों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले गए और हड़प्पा के उस स्थल का पतन हो गया, अंत हो गया। अब वहां कोई रहेगा ही नहीं तो क्या होगा फिर। तो इस प्रकार की जो बात करने वाले विद्वान हैं वो है डीपी अग्रवाल साहब, डीपी अग्रवाल। अगर आप कोई छोटी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते तो यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन लोअर पीसीएस हो चाहे पीसीएस ग्रेड की परीक्षा हो, उसमें आपको यहां से प्रश्न पूछा जाता है और आप सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्हें याद करें। अगला मुद्दा, पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी दुष्प्रभावित हो गया था, उसमें गिरावट हो गई थी। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल पतन हो गए, अंत कर गए। और इस प्रकार की बात करने वाले जो विद्वान हैं वो है फेयर सर्विस साहब। फेयर सर्विस ने हड़प्पा सभ्यता के कई सारे स्थलों पे जाकर के जो रिसर्च किया, तो अनुसंधान शोध में उनको यह समझ में आया कि इन क्षेत्रों का पतन पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्न हो जाने की वजह से हुआ। अब जैसे आज भी पारिस्थितिकी असंतुलन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन संबंधी बात देखने को मिलती है, वैसे ही अगला एक मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक बहुत बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को भी माना गया है। और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो विद्वान इससे जुड़े हुए हैं उनका नाम है अमलानंदन घोष। अमलानंदन घोष, अमलानंदन घोष एंड ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन, ये सारी चीजें आपके पीडीएफ में दी हुई हैं, आप निश्चित रूप से इन्हें याद रखेंगे। एक अगला मुद्दा है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता का मतलब क्या है? प्रशासनिक शिथिलता का मतलब है जैसे प्रशासन कमजोर पड़ गया और प्रशासन के कमजोर पड़ने से पूरी अराजकता फैल गई और हड़प्पा सभ्यता का उस अराजकता की वजह से पतन हो गया। अब इस बात को ऐसे समझा जा सकता है जैसे, मोदी साहब ने विमुद्रीकरण की योजना लाई और बैंकों में जाकर के पुराने वो नोट आपको वापस करने थे। जगह जगह बैंकों के बाहर आपने देखा होगा, सुना होगा, भीड़ बहुत ज्यादा लोगों की थी और धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गई थी, कुछ लोग मृत भी हुए थे। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं रहता, बैंक कर्मी चुस्त दुरुस्त नहीं रहते, तो बहुत पूरे देश में अराजकता की स्थिति फैल जाती और विद्रोही सुर फूट पड़ते, पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती। ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना में भी उसी समय देखने को मिला हुआ था और अर्जेंटीना में भी विमुद्रीकरण की योजना लाई गई थी। इतनी अराजकता फैल गई कि गवर्नमेंट को 2-4 दिन के अंदर ही वो फैसला अपना वापस लेना पड़ गया, लेकिन भारत में सफलतापूर्वक अंततः यह संभव हो पाया था। प्रशासन की शिथिल न बल्कि प्रशासन के चुस्त दुरुस्त होने की वजह से। तो प्रशासनिक शिथिलता से संबंधित एक कारण बताया है, वो बताया है मार्शल साहब ने ही, जॉन मार्शल ने ही एक कारण के रूप में, पतन के कारण के रूप में प्रशासन के ढीलेपन होने की वजह को प्रमुख कारण गिनाया हुआ है। एक लास्ट उसमें मुद्दा है 8वां, महामारी फैलना। सभ्यता में कुछ ऐसे मृत लोगों के अवशेष मिले हुए हैं जिससे यह समझ में आया कि संभवतः बीमार होने की वजह से और एक लंबी बीमारी से ग्रसित होने की वजह से ही ऐसे अवशेष देखने को मिल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल बीमारी फैलने या महामारी की वजह से पतन कर गए थे और यह बात एक अमेरिकी विद्वान के.यू.आर. केनेडी ने अपने रिसर्च में बताई हुई थी।
हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित अब इससे ज्यादा जानने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। पतन का मतलब है हड़प्पा सभ्यता की जो खास बातें थी उनमें गिरावट आ जाना, वो चीजें लुप्त हो गई, खत्म सी हो गई। यहां पे जाकर के ये बात कंप्लीट होती है पतन से संबंधित। दो मुद्दे और इसमें रह गए थे, वो कल हम देखेंगे और हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश किया हुआ था कि बहुत इत्मीनान से और धीरे धीरे आपको इन सारी बातों को समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि अपने आप में ये इतना एक जटिल टॉपिक है, सामान्य रूप से अगर आप पढ़ें तो समझ में आता नहीं है। तो मैंने इसको बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश किया। पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या क्या आपस में मिलकर के हम लोग करने वाले हैं पढ़ाई के दौरान। और अब जो अगला टॉपिक होगा, थोड़ा सा वहां पे हम लोग गति पकड़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, समय के साथ कंप्लीट भी करना है चीजों को। तो थोड़ा सा वैदिक काल जैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, वैदिक एज तो वैदिक कल्चर, तो उसमें हम निश्चित रूप से थोड़ा सा अभी की तुलना में गति पकड़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी। मिलते हैं, धन्यवाद।